साथियों, एक कहावत है करेला और नीम चढ़ा। मतलब ये अमेरिका के साथ में हो गया है। अमेरिका की जो अभी प्रेजेंट कंडीशन चल रही है इंटरनल पॉलिटिक्स की, चाहे एक्सटर्नल उसकी जो वर्ल्ड की जो रिलेशंस हैं, उनके बीच में ये खबर जो आई है बहुत रिसेंटली कि भाई चाइना जो है भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब ये खबर ने अमेरिका को कर दिया है बेचैन। सारी बात को जानेंगे और असल में मुद्दा ये भी है कि ये जो हाथ बढ़ाया है ये कितना सच्चा है। क्या वाकई में चाइना का जो ये एक्शन है ये इंडिया के फेवर में है, नहीं है? डीप एनालिसिस करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरे दोस्तों, यहां पे दो तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले जो है ये है जू फेईहांग और एक है सर्गेई लावरोव। जू फेईहांग भारत में चाइना के राजदूत हैं, एम्बेसडर। और सर्गेई लावरोव जो हैं, सर्गेई लावरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब हुआ क्या है, इन दोनों को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्हीं से कुछ चीजें निकल करके बाहर आई हैं और बहुत प्रैक्टिकली आई हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सर्गेई लावरोव का एक स्टेटमेंट आया था जिसको हमने यहां पे डिटेल में कवर भी किया है, और उसी के सपोर्टिंग, जिसको हम कह सकते हैं उसी को बैक करता हुआ एक स्टेटमेंट रिसेंटली जू फेईहांग की तरफ से आ गया है। तो यहां पे तो क्लियर हो चुका है कि रशिया का जो इंटेंशन है आरआईसी बनाने का, रशिया इंडिया चाइना फेड जो एक हमारा ग्रुप की जो बात हो रही है उसको मजबूत करने का, उसकी तरफ ये देश आगे बढ़ चुके हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ दिनों पहले जब ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है और भारत में बड़ी तादाद में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे गए थे, और भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से एक बहुत ही मजबूत रिटेलिएट हमने किया और उनको जो एक्शन हमारा हुआ उसके तहत हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में हमने जो है वो जबरदस्त तरीके से उनको चुनौती दी। ये सब चीजें हमें ये बात अच्छे से पता थी कि भाई दुनिया के जो देश हैं उनमें से चाइना जो है वो अनडाउटली पाकिस्तान के साथ में खड़ा होगा, और उसकी जो स्टेटमेंट आए उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये सब चीजें इंडिया के लिए उतनी परेशानी वाली नहीं थी। भारत को उससे कोई तकलीफ होने वाली बात नहीं थी। भारत को ऐसा नहीं लगा कि भाई अरे चाइना ने ये क्यों कह दिया। कह सकता है क्योंकि वी वर प्रिपेयर फॉर दैट। अब यहां होता क्या है कि जब हमने रशिया की तरफ देखा, क्रेमलिन की तरफ जब हमारी नजर गई, तो क्रेमलिन से हमें कुछ उम्मीदें थी। लेकिन होता क्या है, क्रेमलिन ने पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन एक न्यूट्रल अप्रोच अपना ली जिसने भारत को निराश किया। भारत की यह निराशा एक तरह से आंख खोलने वाली भी थी कि भाई शायद कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो रशिया ने जो ये न्यूट्रल अप्रोच अपनाई, इसका कारण क्या है? क्या रशिया ने ऐसा एक जानबूझ के ऐसा किया? सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसकी चर्चाएं हमारे यहां पे बहुत हुई कि वाई रशिया स्टेड न्यूट्रल ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। चर्चाएं बहुत मीडिया हाउसेस में हुई। तो सर थोड़ा सा जब हम इसकी गहराई में गए तो ये बात समझ में आई कि हमें क्या होता ना, कई बार अपना किया अपने काम आ जाता है, वही चीज रिटर्न में मिल जाती है। ये डेक्कन हेराल्ड का ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं आपको, 24 फरवरी 2022 का, जिस समय पे 2022 का ही वो टाइम था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो एक बढ़त ले रहा था। यहां पे आप देखिए, इंडिया स्टैंड इज न्यूट्रल ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मतलब ये कोई बात कोई किसी पार्टी के प्रवक्ता ने या कोई हम जैसे साधारण लोगों ने नहीं कही, ये बात हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली कही कि भाई यूक्रेन और रशिया वॉर में हमारा जो स्टैंड है वो बड़ा न्यूट्रल है। हम चाहते हैं कि यहां शांति होनी चाहिए, बट ना तो हमने रशिया के ऑपोजिशन में गए, ना रशिया के फेवर में गए, ना यूक्रेन के फेवर में गए, ना यूक्रेन के ऑपोजिशन में गए। तो यहां पर एक चीज सोचने वाली होगी कि जो हमें पूरी दुनिया मानती है रशिया का एक अच्छा फ्रेंड, और हमारा स्टेटमेंट जो इस तरह का गया तो वो इनडायरेक्टली बैक किसे कर रहा था? यूएसए को। यानी यूएसए इस स्टेटमेंट से भी बहुत खुश था कि भले आपने यूक्रेन के अगेंस्ट में जो फेवर में कुछ नहीं बोला, बट आपने जो रशिया को भी बहुत क्लियर कट साथ नहीं दिया, तो ये यूएसए के थोड़ा सा क्या था, फेवर में था। यहां से सर थोड़ी थोड़ी चीजें जो थी वो गड़बड़ाई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो जेलेंस्की ने एक एक्सट्रीम जो एक्शन लेते हुए रशिया के ऊपर जो अभी ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब किया, और इसके तहत लगभग 40 इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो विमान होते हैं उनको तबाह कर दिया, तो ये मसला बड़ा विकृत रूप ले लिया, ये ना गंदा लेवल पे चला गया। अब यहां पे एक छोटी सी बात है कि भाई ये बाहर ओपन में ही ऐसे क्यों रखे हुए थे कि आकर के इनके ऊपर कोई अटैक करके चला गया। तो सोचने वाली बात यह है, असल में क्या है, ये रशिया और यूएसए के कुछ ये एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत ये बोलते हैं कि आपके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आप ओपन में रखेंगे सो दैट हम सैटेलाइट से चेक कर सके कि उनके नंबर्स क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका भी रखता है, रशिया भी रखता है। तो उसका घाटा यहां पे हो गया सर, अटैक हो गया।
रशिया ने इस चीज को लेकर के बहुत सीरियसली लिया और ये जो एक मिलिट्री एक्शन जिसको हम कहते हैं डीप मिलिट्री एक्शन जो लिया गया, अनडाउटली इसके अंदर यूक्रेन अकेला नहीं है। आप इसे अच्छे समझिए कि नाटो कंट्रीज जो कि अमेरिका की लीडरशिप में एक आगे बढ़ते हैं, उनका इसको कंफर्मली साथ है और ये बात अच्छे से सबको पता है। तो सर जब ये एक्शन लिया गया तो रशिया इस चीज को लेकर के काफी नेगेटिव मोड में चला गया। रशिया ने कहा कि भाई अब जो होगा वो तुम देखोगे, और जो हो रहा है वो दुनिया देख भी रही, किस तरह से यूक्रेन के अंदर अभी सिचुएशंस खराब हो चुकी हैं। यहां पे रशिया ने कोई ने क्लियर कहा कि भाई देखो नाटो जो है जिसको ये अमेरिका लीड कर रहा है, तो तुम लोग है ना ज्यादा अब इंटरफेयर करना छोड़ दो वरना स्थितियां बुरी हो जाएंगी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे भी हम आ जाएंगे। अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, अब ये माहौल ये बन चुका कि भाई जर्मनी भी इस लपेटे में आ सकता है। इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो ला रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। अब यहां पे क्या होता है, जिस तरीके से जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की नाटो के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रीजन के अंदर नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, तो अनडाउटेड रशिया के लिए ये ठीक बात नहीं है, रशिया के नजरिए से देखा जाए तो। अब जब ये रशिया के नजरिए से ठीक नहीं है तो ये सारा मामला बिगड़ गया। अब मेरे दोस्तों होता क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात क्रेमलिन अच्छे से, मतलब क्रेमलिन में खबर है, मतलब जो प्रेसिडेंट पुतिन है इनको ये बात अच्छे से पता है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप कितने फ्रंट के ऊपर मोल लोगे तनाव। तो भारत जो एक पुराना सहयोगी रहा है, भारत के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, तो उसको फिर से क्यों ना रिवाइव किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका, क्योंकि इंडिया की पोजीशन कमजोर नहीं है, इंडिया एक ग्लोबल पोजीशन बहुत मजबूत रखता है, तो रशिया के लिए जरूरी था कि अमेरिका से इसको दूर किया जाए, और अमेरिका के साथ भारत का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाना भी भारत के हित में नहीं है। यह बात हमने इस वीडियो में यहां पे प्रूव की है, थोड़ा सा देखिएगा इस वीडियो को। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पे जब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की, पूरा देश जिस एक माहौल, जिस सेंटिमेंट में चला गया था, वो सेंटिमेंट आप सभी को पता है। अनडाउटली उसको बहुत ज्यादा हाइप देने में या उसको एक बहुत ज्यादा एक डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव सेट करने में हमारे यहाँ के मीडिया का बड़ा रोल था। लेकिन जिस समय पे देश एक उस पीक पे था, वहां पे जब सीज फायर का डिक्लेरेशन होता है, और सीज फायर के पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का जो वहां पे एक्स पे पोस्ट यानी ट्वीट जब उनका आ गया था, तो इस बात ने भारत में घोर निराशा पैदा कर दी, और इसी निराशा ने कहीं ना कहीं भारत को भी सोचने मजबूर किया कि भाई इस बंदे पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि ये सब चीजें होती है ना, देश की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। क्योंकि और ये कम से कम बीते दिनों में 10 से 12 बार ट्रंप दोहरा चुके हैं, रशिया को भी कह चुके हैं, ये चीजें सामने हो चुकी कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको जो भारत पाकिस्तान का जो वॉर है ना, ये न्यूक्लियर वॉर तक कन्वर्ट हो सकता था अगर मैं नहीं होता तो। अब साहब से इनके खुद के देश संभल नहीं रहे, खुद के देश में अभी लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है वो इनको, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चीजें हुई, कहते हैं ना ईश्वर जो करता है कई बार अच्छा करता है। यहां से थोड़ी आंखें हमारी खुली, जो कि हम प्रो यूएसए हो रहे थे, अब ब्रेक लगने शुरू हुए। इन सब के बीच में रशिया ने हमारे को पहले भी रिसेंटली वार्न किया था कि भाई देखो बच जाओ, दुश्मन को पहचान लो। ये वीडियो जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा, हमारा बहुत इनिशियल वीडियो था, बहुत प्यार दिया, लगभग अभी तो लगभग इसके 5 लाख के आसपास व्यूज में जा चुका है। जरूर देखिएगा, बहुत डीप एनालिसिस हमने उस समय पे इसका किया था। अब मेरे दोस्तों, इन सब के बीच में क्या होता है, इंडिया और रशिया के लिए एक तरह से दोस्ती बनाने वाली बात नहीं है, दोस्ती को मेंटेन करने वाली बात है। बनाना वहां होता है जहां पे रिलेशंस कभी ठीक नहीं रहे हो। हमारे और रशिया के रिलेशंस तो शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। तो अब क्या था कि देरी सिर्फ इस बात की थी कि जो बर्फ जम चुकी है उसको थोड़ा पिघला दिया जाए। अब उसकी शुरुआत जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात कह दी कि भाई हम चाहते हैं आप क्वाड से थोड़ा सा दूर रहें, क्वाड में आप जितना जाओगे आप गड़बड़ में फंसोगे। और दूसरी बात, रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, मतलब 35.2% हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट में 35% हम रशिया से ले रहे हैं, तो कि एक बड़ा नंबर है। तो रशिया को हमने एक तार कम से कम जुड़ा हुआ था जिससे कि रिश्ते हमारे अच्छे बने रहे। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, इन सारी सिचुएशंस में भारत और रशिया के रिलेशन अनडाउटली स्ट्रांग थे, बीच में कुछ कमी, बीच में अभी भी खैर हम कह सकते हैं कि वो सिचुएशन बरकरार है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया फिर से। लेकिन अब एक शुरुआत पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी शुरू हुई। यहां पे जब लॉवरोव ने बात कही कि इंडिया इज बीइंग फोर्स्ड बाय द क्वाड एंड द यूएस इनटू मिलिट्री ऑपरेशंस, कि भैया आप क्वाड में जो घुस चुके हो, क्वाड में जाकर के जहां पे आपके पास में
अब अमेरिका है, चाइना, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग कुल मिला करके इंडिया को एज ए पपेट यूज कर रहे हैं और आपका मिलिट्री यहां पे यूज होगा। आप जो सोचते हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, तो भैया बच के रहना थोड़ा सा। इसका इंटरेस्ट यहां पे आपको एक मिलिट्री पर्पस एक यूज करने का है। क्वाड क्या होता है, क्वाड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए मेरे दोस्तों। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 देशों का ये एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, तो 4 भुजाएं हो गई। अब यहां पे जो विशेष बात है वो ये देखिए सर, अमेरिका चाहता है कि क्वाड को धीरे धीरे एक सैन्य गुट में बदला जाए, ठीक नाटो की तरह। तो अगर नाटो की तरह क्वाड को बदला जाएगा तो भाई ये पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को देखता है। अब ग्लोबल लीडर ये चाहता है कि भैया जो सेकंड सेंटर ऑफ पावर है या जो मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है वो दुनिया में नहीं बने, दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बनी रहे और अमेरिका जो द ग्रेट अमेरिका बना हुआ है वो बरकरार रहे। इस चीज को देखते हुए रशिया के लिए यह बात चिंताजनक थी, क्योंकि रशिया जो है वो इस एरिया में एक तरह से अपना अच्छा स्तर रखता है। और बात अगर वैसे भी देखा जाए तो इंडिया है, रशिया है और चाइना है, ये लगभग एक सीरीज के अंदर जो 3 देश आते हैं, इंडो पैसिफिक में ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन होना भी घातक स्थिति थी। अब जब यहां पे बातचीत आ गई तो सब रशिया ने ऑफर किया। रशिया कहता है कि भाई आइए हम तीनों जो हैं वो एक वापस से उसी दोस्ती को बढ़ाते हैं, बरकरार रखते हैं और तीनों मिलकर एक ट्रॉइका बनाते हैं, आरआईसी, जिसे मजबूत किया जाए। अब मेरे दोस्तों इस हाल के अंदर क्या होता है, भारत और रशिया के बीच के जो रिलेशन है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा, भारत और रशिया के बीच के जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो नेचुरल है, इसको तो फिर से गर्माहट देने में या इसको फिर से ठीक करने में कोई बहुत ज्यादा एफर्ट या कोई डाउटफुल या कोई विशेष कंसर्न नहीं है। लेकिन जब बात आती है इस तरफ तो यहां पे कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको लेकर के भारत सोच पे मजबूर होता है, क्योंकि कुछ चीजें आइडियोलॉजिकल भी हैं, कुछ चीजें इकोनॉमिक भी हैं, कुछ चीजें मिलिट्री बेस पे भी हैं और कुछ चीजें अपने पुराने अनुभवों पे भी हैं। और कुछ बातें, बहुत गौर से सुनिएगा, कुछ बातें स्पेकुलेटिव भी हैं जो कि भारत के अंदर जनरली, क्योंकि भारत में क्या होता है ना, भावनाओं का प्रवाह बहुत तेज होता है, इमोशंस में जो फ्लो हमारे आता है। आज आप देखिए कि आज किसी का एक पॉडकास्ट आ जाए रिसेंटली, आप मेरा इशारा समझ जाइएगा, एक पॉडकास्ट आ जाए और मैं मान लीजिए कि किसी कुछ अपने फेवर में कुछ ऐसा कह दूं जिससे ये लगे कि यार ये तो गड़बड़ नहीं है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट ने क्या किया, पूरी इमेज जो सालों की थी धुल गई और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का नजरिया ही बदल गया। यहां पे वेस्ट से, ऐसे इंडस्ट्रीज से जो कि इंडिया में एक्सेप्टेड नहीं है, जो लोग काम करते थे वो बॉलीवुड में आ गए, बॉलीवुड ने उसको एक्सेप्ट किया तो लोग बोलते ठीक है भाई सुधार, तो इंडिया भावनाओं का देश है। तो जनरली हमारे सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से बहुत जल्दी पॉजिटिव भी होते तो बहुत जल्दी नेगेटिव भी होते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो बरकरार है। अब यहां पे क्या होता है, रशिया जो है वो चाइना से अनडाउटली इसके बारे में, क्योंकि जब आरआईसी की बात आई है तो आरआईसी में सी फॉर चाइना है और इसको रीजनरेट भी नहीं कहेंगे, इसको रीफ्लरिश करने का, पुनर्जीवित करने का, पुनर्प्रभावी बनाने का काम कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो रशिया को कंफर्मली जब चाइना से उसने इसके बारे में डिस्कस किया ही होगा तभी तो जाके कोई राजदूत बोलेगा। वैसे एक और चीज समझिएगा, जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, ये इनको जो टाइटल दिया जाता है वो होता है एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनिपोटेंशियरी। मतलब प्लेनिपोटेंशियरी पावर होते हैं कि वो अपने ही लेवल से, गवर्नमेंट पे कोई ऐसे परमिशन नहीं, वो कोई एग्रीमेंट, कोई संधि, कोई वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेनिपोटेंशियरी वाला पावर जो है वो राजदूत अक्सर यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो परमिशन से ही काम करते हैं। तो अनडाउटली जो यहां पे चाइना के एम्बेसडर इंडिया में है, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो परमिशन से ही कहा होगा। अब थोड़ा सा आइए सर, इस रीजन को पूरा देखिए। यूएसए यहां पे आता है, अगर उसी की क्रॉसिंग आप यहां से इस तरह से ले आएंगे तो यूएसए इस तरफ आ गया, यहां पे रशिया, गौर से देखें, यहां पे चाइना और यहां पे इंडिया। इस पोजीशन में अगर रशिया, इंडिया, चाइना बैलेंस बना लेते हैं तो पूरे इस एरिया की रीजनल स्टेबिलिटी का काम होगा। दूसरी बात, क्वाड में हम हैं तो क्वाड को एक क्या किया जा सकता है, बैलेंस वे में यूज किया जा सकता है। ना तो आप आइए पूरी तरह से आरआईसी की तरफ और अमेरिका को 100% ब्लॉक कर दो, क्योंकि सर अमेरिका को 100% ब्लॉक करने में बहुत बड़ा घाटा है। वो क्या घाटा है वो भी बताऊंगा। तो यहां पे सर एक और देश है ईरान, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था अभी, ये वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत शानदार वीडियो है, बहुत इंसाइट आपको मिलेगा। ईरान को भी यदि इसके अंदर लिया जाए, थोड़ा सोच के देखिए, तो ईरान, इंडिया, चाइना, रशिया, ये कुछ ऐसे पावरफुल और बहुत ही अच्छे देश एक साथ आ सकते हैं जिनको लेकर के एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट डायमेंशन मिल सकता है। अब देखो मेरे दोस्तों,
टाइम्स नाउ की ये एक रीसेंट खबर है कि क्रेमलिन और बीजिंग नई दिल्ली को क्यों लुभा रहे हैं और ट्रंप का इससे क्या लेना देना है। भाई ट्रंप का लेना देना तो होगा ही। ट्रंप की नजर में अगर रशिया, इंडिया, चाइना एक जगह आते हैं तो आप सोचो दुनिया की अगर तीन तीन बेसिस के ऊपर दुनिया को देखो, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जीडीपी वाइज, सर क्या बचेगा मुझे बताओ इस दुनिया में। कितने बड़े लेवल के ऊपर पॉपुलेशन तीनों देशों की, एरिया तीनों देशों का, जीडीपी तीनों देशों की। तो ये अगर तीनों पॉजिटिवली आ जाते हैं और जो हमारा डर यहां से अगर खत्म हो जाता है तो इससे अच्छा कोई अलायंस इंडिया के फेवर में करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तो नहीं हो सकता। बाय द टाइम चीजें चेंज होती है, नेशनल इंटरेस्ट बदलते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति याद रखिएगा कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो पड़ोसियों से मित्रता हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, अब जब ऑफर ही सामने से आया तो देखो क्या कुछ बात है। कुछ समय पहले आप जो सरगेई लावरोव है, इन्होंने कहा था कि भाई जो भारत चीन, रूस भारत चीन आरआईसी की तिकड़ी है, इसको हम खुलकर वकालत की, हम इसको जोड़ेंगे। इसी न्यूज में आगे की कटिंग बड़ी जबरदस्त है, ये आपके नॉलेज के लिए। ये देखो, ये जो आप आरआईसी की बात करते हो ना, आरआईसी की देन है येवगेनी प्रिमाकोव, नाम याद रखिएगा, येवगेनी प्रिमाकोव। ये रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इनकी तस्वीर आपके सामने है। ये लिखते हैं कि जैसा, मतलब ये बोल रहे हैं विदेश मंत्री कि जैसा कि मैं समझता हूं भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को शांत करने के तरीके पर एक समझ बन गई है, मुझे लगता है कि इस आईआरसी की तिकड़ी को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। मतलब एक सिग्नल ये दिया गया कि भाई अब आपकी जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत हद तक शांत मोड में जा चुके हैं, तो आप एक काम करिए, इस तरह से आगे बढ़िए कि वो अपने डिस्प्यूट्स को अपने लेवल पे रिजॉल्व करिए, बाकी रिलेशंस को मेंटेन कर लीजिए। मतलब आप शर्त मत बनाइए लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो। तो ये तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको मनभेद में कन्वर्ट ना करें, मतभेदों को अपने लेवल पे सुलझाएं, बाकी चीजों के अंदर रिलेशन को मेंटेन करें। आपको यहां पे ना, वैसे मैं इसमें स्लाइड ऐड करना थोड़ा मेरा रह गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जब राजीव गांधी का टाइम आया था, राजीव गांधी के टाइम पे जब वो विजिट पे गए थे चाइना में, तो एक रिलेशंस के अंदर एक नई तरह की गर्माहट आई थी। रिलेशंस ठीक होना शुरू हुए थे और लगभग समझिए अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड यानी 1998 तक आते आते रिलेशंस ठीक पोजीशन में थे। लेकिन जब हमने मई 1998 में, शायद 98 है, मैं अगर मिस नहीं कर रहा हूं तो, जब हमने यहां पे न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो न्यूक्लियर टेस्ट की आलोचना चाइना ने खुल करके की। ये जो बात कर रहा हूं मैं 11 मई वाले न्यूक्लियर टेस्ट की, 2 दिन किए थे, 11 मई और 13 मई। तो 11 मई को किया तो उसके अंदर विरोध करना ही था और कहा कि भाई ये जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव नेशन हो रहा है और ये ग्लोबल पीस के लिए ठीक नहीं है, इसको न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए था, सारी बात हो गई। लेकिन 13 को हुआ तो सर मामला थोड़ा बिगड़ गया। रीजन क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट क्लिंटन को, बिल क्लिंटन को। उसके अंदर उन्होंने बात कही थी कि भाई हमने टेस्ट क्यों किया। उन्होंने कहा कि हमें खतरा है अपने आसपास के देशों से, स्पेशली उन्होंने चाइना का हवाला दे दिया और कहा कि जिस तरह से 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया तो हम थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टेस्ट कर लिया। अब अमेरिका की चाल देखो, एक प्राइम मिनिस्टर यानी एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट को एक लेटर लिख रहा है, वो किस लेवल की प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट वहां होती होगी, और प्राइवेसी मेंटेन की भी जाती है, लेकिन अमेरिका ने उसको सर लीक कर दिया और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में सर पब्लिश हो गया। उसके बाद में भारत और चाइना के संबंध जो है ना वो काफी गड़बड़ाहट भरे थे। उस समय जो हमारे एम्बेसडर थे उनको वहां पे बुलाया गया, बुला करके बोला गया भाई तुम एक तरफ से दोस्ती की बात करते हो, उधर आप हमें बदनाम कर रहे हो। तो यहां से सर एक अमेरिका की बहुत बड़ी चाल 1998 की मैं आपको बता रहा हूं, उस लेटर को लीक इन्होंने जब किया तो भारत और चीन के संबंधों में कड़वाहट आई। खैर अब आइए मुद्दे पे। अब ये जो जू फेईहोंग है, जू फेईहोंग जो कि एम्बेसडर है इंडिया में, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखो सर, मोदी जी एक बात बोलते हैं कि भारत और चीन जो है इनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं, हमारे रिलेशन बहुत मजबूत रहे हैं, और ये बात सच भी है। आप इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस में चाइना और इंडिया के वॉर नहीं देखेंगे। भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं हुआ, भारत और चीन के बीच बुद्ध हैं, बुद्ध युद्ध नहीं है। अब ये जब युद्ध हुए तो मोदी जी ने एक और बात कही कि भाई हमारे बीच हजारों सालों के संबंधों में मतभेदों का बहुत कम समय रहा है, और ये जो मतभेद हुए हैं ये बेसिकली ब्रिटेन की हमारे को देन है, क्योंकि जो लाइनिंग वहां पे हुई, मैकमोहन लाइन हुई, उसको वो नहीं मान रहा, हम मान रहे भी ये हमारी लाइन है। तो उसको एक एड्रेस करने की जरूरत तो है, लेकिन
जब आपके पूरे ही हिस्ट्री को आप देखोगे उसके अंदर 99% से ज्यादा रिलेशन पॉजिटिव, 1% नेगेटिव हैं, तो सर आप एक बार अमेरिका से तुलना करके देखिए। 1990 तक तो आपके संबंध अमेरिका से कब ठीक हुए? बहुत जगह पे अमेरिका ने प्रॉब्लम की, तो संबंध कहीं भी सुधर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल तो जापान और अमेरिका का देता हूं। जब न्यूक्लियर अटैक कर दिया अमेरिका ने जापान पे, और अमेरिका जापान क्वाड में एक साथ आके बैठ गए, इनके बायलैटरल ट्रीटीज हो रही है, तो सर परिवर्तन कहां नहीं हो सकता, और पॉजिटिव परिवर्तन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये साहब बोले कि हमें क्या करना चाहिए, भविष्य में बीजिंग और नई दिल्ली के बीच बेहतर संबंध होंगे। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट दिया है जू फेईहोंग ने। अब संबंध स्टैब्लिश होंगे, अच्छे होंगे, तो कंफर्मली खबर जो है, बात होगी, बिना परमिशन के तो बोले नहीं होंगे। जो शब्द मैंने यूज किया था प्लेनिपोटेंशियरी, तो ऐसा नहीं है कि मर्जी से उन्होंने कहा, ये बात गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेवल से आई है। अब यहां पर जो ये चर्चा है कि साहब रशिया, इंडिया, चाइना एक जगह आ जाएं, आरआईसी को मजबूत कर लें, तो सर यहां पे हमें रशिया से तो सर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन चाइना के कंसर्न में हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी चाइना से दोस्ती को बढ़ाने के क्रम में। क्या क्या कंसर्न है सर? सबसे पहली बात, अगर हमें मैचअप बढ़ाना है तो इश्यूज तो जान लेने चाहिए। तो पहले हमें ना बेनिफिट्स देखते हैं कि भारत को क्या बेनिफिट्स होंगे। यही एक एनालिसिस है बहुत फेयर, बिकॉज आई बिलीव इन ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। यहां पे कोई हम वल्गैरिटी नहीं करते, कोई बेमतलब का किसी को उठाना है, किसी को गिराने की बात नहीं करते, रियल सेंस में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स पे चलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वेस्ट को बैलेंस करने का। जिस तरीके से अभी पश्चिम हम पे हावी है, भाई हमारी सरकार ने बोला नहीं, पराया कोई ये कह गया कि सीज फायर, और सीज फायर शाम को डिक्लेयर हो जाता है, तो ये क्या भारत की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा? आप इतने सरेंडर कैसे किसी के प्रति हो सकते हो, जबकि उस देश का कोई बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि हमारे निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वेस्ट को बैलेंस करना, बैलेंस तो सर हर जगह करना पड़ेगा, वो ईस्ट को भी करना पड़ेगा तो वेस्ट को भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हम, वेस्ट का मतलब तो अमेरिका ही है, सीधी बात में वही लीड कर रहा है। तो इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें आरआईसी बनाना चाहिए, चाइना से रिलेशन ठीक करने चाहिए। ये एक पॉजिटिव बात है। और ये बैलेंसिंग जब होगी सर, क्योंकि जब आप किसी की तरफ वन साइडेड झुकते हो ना, एक तरफा झुकाव आपका अगर है, तो वो आपको फिर ग्रांटेड लेने लगता है भाई चलो ठीक है। तो इंडिया को अपनी वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए वेस्ट को बैलेंस करना चाहिए, और ये रिलेशन इस चीज को बहुत अच्छे से निभाएंगे। दूसरी चीज आती है सर, रशिया और चाइना के साथ में हमारे इकोनॉमिक बूस्ट हमें बहुत जबरदस्त मिल सकता है। बिकॉज आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो टेक्निकली चाइना बहुत मजबूत है। दूसरी चीज, हम जो सेमीकंडक्टर्स की फाइट में हैं, हमें कमी रहती है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनकी फाइट रहती है, और बहुत सारी और चीजें हैं स्पेशली टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, जो कि हम चाइना और रशिया के साथ में आगे बढ़े तो ये मेंटेन हो सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई चाइना के साथ में आप ट्रेड की सोच रहे हो, डेफिसिट हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जिस सेकंड पे हमारे रिलेशन ठीक होंगे तो ये कंसर्न हम रख करके ऑन टेबल नेगोशिएशन करके चीजों को अपने फेवर में ले सकते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं इस तरह के एग्रीमेंट, इस तरह की ट्रीटी टेंशन वाले एटमॉस्फेयर में या टेंस एटमॉस्फेयर में हो जाएंगे? नहीं होगा। तो अगर ये जो ट्रेड डेफिसिट जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिसको हम अनमैच्ड ट्रेड डेफिसिट कहते हैं सर, वो बढ़ते बढ़ते बहुत टॉप लेवल पे जा चुका है, तो इसको कम करने की गुंजाइशें कम से कम इस संबंधों के ठीक होने के बाद में बनेंगी। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर एक नेगोशिएशन एक सॉफ्टवेयर एटमॉस्फेयर में होता है, और ये इंडिया चाइना रिलेशन के लिए बेहतर रहेगा। तीसरी चीज सर, रशिया और चाइना जो दोनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, भारत के परमानेंट मेंबरशिप की सीट के लिए जो विरोध करने वाला इकलौता देश आता है वो है कौन? चाइना। जब ये चीजें आ जाएंगी और आप एक तरफ क्वाड के साथ में रह के चाइना, अमेरिका को भी आप पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे, और आरआईसी को मजबूत अगर आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से यहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और यूएन के अंदर अगर हमें जो हमारी मोस्ट डिजायर्ड जो है, क्योंकि एक समय पे शायद ऐसा सुनने में आता है कि कितना सही, आप कमेंट कर दीजिएगा, कि हमने अपनी ही चीज को छोड़ दिया था जो कि हमारे हक का था, वो शायद आज चाइना के पास है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें यहां पे बहुत हेल्प होगी। तीसरी चीज, जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, फिर वो चाहे अरुणाचल के हो, फिर वो चाहे आपके लद्दाख का रीजन हो या कोई और रीजन हो, उनको भी ऑन टेबल नेगोशिएट किया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो शांति के माहौल में हो। बिकॉज आप अगर युद्ध की बात करेंगे तो युद्ध के अंदर सर विनाश के अलावा किसी देश को आज तक कुछ नहीं मिला, चाहे फिर वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, युद्ध विनाश लाता है। बुद्ध क्या लाते हैं? बुद्ध लाते हैं शांति, बुद्ध लाते हैं जीवन।
युद्ध लाता है विनाश। तो हमें यहां पे ये जब एक रिलेशंस में जो मतलब रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे तो वो एक पॉजिटिव हमारे लिए सिग्नल होगा। इसके साथ में सर ये पूरा का पूरा रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी कंफर्म। कारण क्या है, बिकॉज इंडिया की जो छवि है, कुछ देखो अनडाउटली चाइना की छवि में और इंडिया की इमेज में, छवि में बहुत अंतर है। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में बाकी देश जो स्पेशली जो आसियान कंट्रीज हैं वो इसको देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस ठीक होते हैं तो ये कंट्रीज जो है ये इंडिया के बिहाफ पे खुद को सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं, बिकॉज इनके हक की बात इंडिया जो है वो चाइना से कर सकता। तो इंडिया के लिए ये ग्लोबल एडवांटेज क्रिएट करेगा, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसको मजबूत करेगा। तीसरी नेक्स्ट, रशिया और इंडिया के रिलेशंस में जो ठंडक जो पड़ चुकी है ना सर वो दूर होगी, और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज भारत का एक, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत के साथ में आपकी जो इसके रिलेशंस की अगर आप बात करोगे सर, तो ऐसे ऐसे जो डिफेंस डील्स हमारे बीच हुई हैं जो रशिया ने खुद ने कभी यूज नहीं की है, यानी फर्स्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है डायरेक्टली इंडिया को दे दिए गए। पढ़िएगा कभी इन चीजों के बारे में। तो रशिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के सहयोग में, स्पेशली 1971 का जो एग्रीमेंट इंदिरा जी ने किया था वो तो हिस्टोरिक था। वो नहीं होता तो शायद आज हमारी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती, बिकॉज उस समय अमेरिका ही हम पे अटैक करने आया था, रशिया के प्रेशर से वो बच गया था। लेकिन इन अच्छाइयों के बीच में सर कुछ कंसर्न निकल के आते हैं, चिंताएं अपनी जगह होती हैं। सबसे बड़ी चिंता तो सर यही है कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो भारत को टेंशन देता है। यहां पे इसको इस एंगल से जरूर देखा जा सकता है कि अगर चाइना से रिलेशन ठीक होंगे तो चाइना के इतने बड़े दबाव में पाकिस्तान है, अगर चाइना पाकिस्तान को कोई बात कहता है, वहां की हुकूमत से कोई बात कहता है, तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, वो स्थिति में ही नहीं है कि वो चाइना को डिनाई कर सके। लेकिन इसी के बीच में कंफर्मली, क्योंकि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बने हैं वैसे ही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। तो यहां पे चिंता जरूर निकल करके आती है कि भाई इस पे विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर से लेके शुरू से लेके आज तक के हर मैटर में चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, चाइना ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दिए हैं, अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये जो हिस्सा है, जो आप डार्क ग्रीन यहां देख रहे हैं, पढ़ो तो सही क्या लिखा है, टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना 1963, यानी हमारा एरिया कब्जा पाकिस्तान ने किया, चाइना को गिफ्ट में दिया। यहां पे आप देखिए अक्साई चीन वाला इलाका। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों की हमें चिंता है कि ये मैनेज कैसे होगा। तो पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन इस चाइना के रिलेशन मेंटेन करने में भारत के लिए तनाव का कारण है। दूसरी चीज, जब अगर रशिया से साथ में, चाइना के साथ में बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं तो क्या अमेरिका से तनाव नहीं होंगे? जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्टिविटीज चल रही हैं, वैसे कोई बहुत ज्यादा हम इसको नहीं सोचे कि भाई हम हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। बिकॉज मैंने एक वीडियो में कल भी, कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी कि अगर आप टॉप 10 ऐसे कंट्रीज को देखेंगे जिनका भारत के साथ में ट्रेड होता है, टॉप 10 उनमें से यूएसए एक इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव है। बाकी टॉप 9 के साथ में हम नेगेटिव रिलेशन में बैठे हुए हैं सर। तो यानी यहीं से ऐसा है कि जहां पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और यहां से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये एक तनाव का कारण निश्चित रूप से बनेगा। अब यहां पे बात एक और आती है, वो आती है इन दोनों की भी जोड़ी। अब आप कहेंगे सर इसके साथ में क्या प्रॉब्लम, ये जोड़ी से हमें क्या समस्या हो सकती है? मेरे दोस्तों, रशिया की जो प्रेजेंट कंडीशन है, बिकॉज जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, चाइना ने अपने आप को बिल्ड किया है, आज के टाइम पे रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो कौन बन चुका है? चाइना बन चुका है। और टोटल ट्रेड में ये डेटा जो मैं दे रहा हूं सर, ये 2020 तक का डेटा है। 23.7% ट्रेड टोटल का। अब थोड़ा सोचिए, कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन कर रहा है? जर्मनी। थर्ड नंबर पे कौन कर रहा है? यूएसए। अब इंडिया कहां है? इंडिया आई थिंक 3.54% के आसपास है। टोटल ट्रेड का 3.54%, अप्रॉक्स बोल रहा हूं, 3.45। अब आप मुझे बताइए कि चाइना का जिस लेवल से ट्रेड करता है, अगर ये बैकफुट पे आएगा तो इसकी इकोनॉमी के ऊपर संकट है या नहीं है? तो जिस तरीके से रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे डेवलप बढ़ी है,
और चाइना अपने आप में एक मजबूत स्थिति में आया है, दुनिया के लगभग बहुत बड़े लेवल पे लोन बांट रहा है, अपनी एग्रेसिव पॉलिसी पे चल रहा है। तो इन दोनों की ये जो कंडीशन है सर, ये बताइए तनाव देने वाली है या नहीं है? तो भारत को इस पर भी विचार तो करना ही होगा। और फाइनली अगर जो दोनों देशों के बीच में कभी तनाव होता है तो एक बार हमें अपनी मिलिट्री पोजीशन को भी गौर से सर देख लेना चाहिए। ये डेटा जो आया है 2019 का, आई थिंक ये डेटा है 2019 का। देखिए मिलिट्री स्पेंडिंग उसी प्रोपोर्शन में आज आप मान लीजिए कंफर्मली चाइना ने भारत की तुलना में तो बड़ा ही होगा। आप देखिए 71.1 बिलियन यूएसडी का हमारा डिफेंस बजट रहता है और उसका तुलना के अंदर 261 बिलियन चाइना का रहता है। कितनी बड़ी बात है। हम जिस चीज के अंदर आगे हैं वो है नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल, यानी सैनिकों की संख्या हमारे पास में ज्यादा है। पर यह चिंता की बात तो यही है कि इस मॉडर्न पीरियड में पूरा का पूरा जो युद्ध का पैटर्न है, वॉर पैटर्न से वो चेंज हो चुके हैं। अब यहां पे संख्या से ज्यादा तकनीक की, जो आपके हथियारों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो बस हम यहां पे इसमें लीड में। बाकी आप किसी भी चीज को मैच कर लीजिए। न्यूक्लियर वॉरहेड इंडिया के पास 150 है तो यहां 320 है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 692 है तो इनके पास 1004 हैं। टैंक्स हमारे पास में 4184, इनके पास 13,000 से ज्यादा हैं। आपके फाइटर व्हीकल्स की बात करोगे तो 2815 है तो यहां 40,000 है। बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। तो एक बड़े युद्ध में निश्चित रूप से हौसला बहुत बड़े लेवल पे जीतता है, लेकिन हौसला इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता युद्ध को जिता देगा। तो बहुत सारे नजरिए हैं जिनको हमें चिंताजनक दृश्य देखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है भारत में एंटी चाइना सेंटिमेंट। अभी रिसेंटली मोदी जी कह रहे थे कि भाई अभी गणेश जी की ऐसी मूर्ति आने लगी है, छोटी आंख वाले गणेश जी आने लगे हैं। तो छोटी आंख से आप थोड़ा सा उस समझिए कि वो किस दिशा में बात कर रहे हैं। तो अनडाउटली वो चाइना पे ही उनका था कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट को कम से कम यूज करिए, चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करिए। और इंडिया में भी सर स्वदेशी के नाम पे या चाइना को लेकर के, चाहे फिर वो आपके तिब्बतियन जो यहां पे शरणार्थी है उनका इशू देख लो, तो इंडिया में चाइना को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट निश्चित रूप से है। तो भारत को यह भी देखना होगा कि आंतरिक रूप से कम वो सहमति बने, उसके बाद में कुछ कदम उठाए जाएं। तो ये 5 कंसर्न जो है ये हमारे थोड़े मेजर हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों ये पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, इंडो पैसिफिक में यदि आरआईसी भी अपने चरम पे आता है, एक लेवल मेंटेन करता है, तो निश्चित रूप से ये भारत के हक में होगा। और इस चीज से अमेरिका की परेशानी लाजमी है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका असल में किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अमेरिका की खुद की कंडीशंस, फिर वो चाहे एलन मस्क का जो ये वीडियो आप देखें इसको जरूर से, एलन मस्क की जो कंडीशन है, वो जिस तरीके से नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लॉस एंजलिस के अंदर जो एक नकारात्मक माहौल बना है वो है। तो चीजें अमेरिका के भी बहुत कुछ अनुकूल नहीं है। तो ये मौका है भारत के लिए कि एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए, लेकिन एक अप्रोच रखे बैलेंस वाली। बिकॉज देश की सरकार देश के हित में निर्णय लेगी, ऐसी ही निश्चित रूप से अपेक्षा होती है। और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक आप आ जाइए, फॉरेन अफेयर्स के मैटर में देश के इंटरेस्ट को प्राइमरी रखा जाता है। और हम अपेक्षा यही करते हैं कि सोच समझ के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अब मेरे दोस्तों मौका है आपका, आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं कि चाइना के साथ में दोस्ती जो है वो वाकई में एक सीरियस अटेम्प्ट चाइना का है या फिर कुछ ब्लफबाजी है। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर फर्स्ट टाइम हो ट्रूथ इनसाइट और इंपैक्टफुल वीडियोस चाहते हो आईआर बेस्ड और डिफरेंट टॉपिक्स में, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको एक फेयर फिल्टर, अनफिल्टर जो है वो कंटेंट मिल पाएगा। तो सर विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।